नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो लगभग 15 प्रैक्टिस सेट हमारे ख़त्म हो चुके हैं। तो 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही है और ये आपका लगभग 16वां सेट है। तो कम से कम हर एक सेट में 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सारी प्रीवियस ईयर्स जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। इनको लगा डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि बार बार रिपीट होते हैं और इतने अगर हमने क्वेश्चन पढ़ लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पिछले सेशन में हम क्वेश्चन 30 तक खत्म कर लिए थे। आगे हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि लेटन जो थे, लेटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछते हैं कि ये कब आया था, तो 1878 में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो सीधी सी बात है, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था तो ये भारतीय जो भाषाओं में समाचार थे। अब ऐसा तो नहीं अंग्रेजी अखबारों की सहायता के लिए नहीं लाया गया। प्रेस की स्वतंत्रता तो उस समय थी ही नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता को कम करना, जब स्वतंत्रता ही नहीं थी तो कम क्या करेंगे। डी ऑप्शन है आपका कि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। तो बिल्कुल ये राइट आंसर था कि भारतीय भाषाओं, क्योंकि लोकल भाषा में अगर समाचार जो प्रकाशित हो रहे थे उससे क्या हो रहा था कि भारतीय जो जन आंदोलन था उसको बढ़ावा मिल रहा था। तो अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भारतीय जन आंदोलन को बढ़ावा मिले, इसलिए उन्होंने क्या किया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए थे 1878 में, जिससे कि भारतीय भाषाओं में जो प्रकाशित हो रहे थे समाचार पत्र उनको प्रतिबंधित किया जाए। अगला क्वेश्चन 32 है कि कितने तापमान पर विकर निष्क्रिय हो जाते हैं। तो एंजाइम्स के बारे में काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो कितने तापमान पर ये निष्क्रिय हो जाते हैं पूरी तरीके से तो आपका 37 डिग्री या इससे ऊपर, 30 डिग्री या इससे ऊपर, 40 डिग्री या इससे ऊपर, 45 डिग्री। तो एंजाइम्स का जो क्राइटेरिया होता है टेम्परेचर इनके निष्क्रिय होने का, वो होता है आपका 32 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर। तो एंजाइम सबसे बेस्ट जो एंजाइम जो काम करते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, लेकिन अगर 45 डिग्री से ऊपर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ध्यान रखना 32 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 की हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी आइसोटॉप जो होते हैं समस्थानिक को क्या कहते हैं। तो हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जल्दी बताएंगे, ये तो बहुत ही सरल आंसर है। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रीटियम। क्या बोलते हैं, 33 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ट्रीटियम। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे आते हैं। साइंस का क्वेश्चन है ये, मैं फिजिक्स का मतलब डाल दिया इन लोगों ने क्वेश्चंस। तो ध्यान रखें इस चीज़ को कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अधिकतर पूछते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि गंगा घाटी की नदियों के किनारे पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को, देखो गंगा के मैदान, देखो जो हमारा समतल मैदान है, जो हमारा प्लेन्स एरिया है, वो ऊपर से नदियों को, पहाड़ी नदियों के द्वारा, पर्वतीय नदियों के द्वारा लाए हुए अवसादों के कारण से ही हमारा प्लेन एरिया बना था। अब ज्योग्राफी का जो हम सेशन जो हमारी चल रहा है उसमें हमने इसको पूरा पढ़ा है कि किस तरीके से जो हमारे प्लेन्स एरिया है उनका निर्माण हुआ था। और आज भी हुगली नदी जो है ना उसका, वहाँ पर अवसाद आज भी इकट्ठे हो रहे हैं और वो क्षेत्र ऊंचा हो रहा है। मतलब बंगाल का क्षेत्र अगर देखें तो आप ऊंचा हो रहा है पीछे क्षेत्र की तुलना में। तो गंगा घाटी की नदियों के किनारे पर बसी जो पाई जाने वाली जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जल्दी बताइए। 34 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, खादर। क्या बोलते हैं, खादर इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नई जलोढ़ मृदा के बारे में लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 किसमें रहती है, हाई हाई पोक्लोरस अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, जिंक क्लोराइड में, या क्लोरीन में। तो 35 का राइट आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा। हाइपोक्लोरस, जो आपका हाइपोक्लोरस अम्ल है इसमें आपकी क्लोरीन की ऑक्सीकरण व्यवस्था +1 में रहती है हमेशा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित किस देश में राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है। तो ऐसा कौन सा देश है इनमें से जो राज्य का जो प्रमुख होता है वो वंशानुगत होता है। मतलब राज्य का प्रमुख, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से, कमेंट करके बताओ कि हमारे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष तरीके से होता है या अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। लेकिन इस देश में जो ऑप्शन दिए हैं बाई ऑप्शन कि इसमें से जो वंशानुगत होता है राज्य का प्रमुख जो होता है ना वो वंशानुगत होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं है, कनाडा भी नहीं, बांग्लादेश, आपका जापान इस राइट आंसर हो जाएगा। कि जापान में जो राज्य का प्रमुख होता है, जैसे को राजा राजा को मानते हैं वो, तो वो क्या होता है, वो वंशानुगत होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे, जब कोई उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है तब उस पर निम्नलिखित कौन सा बल कार्य करता है। जब कोई भी उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उस पर किस प्रकार का बल काम करता है। पृथ्वी और उपग्रह के बीच का बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा और उपग्रह के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, या अंतरिक्ष और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो 37 का क्या हो जाए, देखो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं ना, तो पृथ्वी और उपग्रह के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ना कि चंद्रमा में, सूर्य में, ठीक है, या अंतरिक्ष में। तो 37 का इज द राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिकली भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 38 की लौह अयस्क के मुख्य निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में कौन सा भारतीय बंदरगाह
महत्वपूर्ण है। तो आयरन ओर का जो मुख्य निर्यातक हमारा जो बंदरगाह है, भारतीय बंदरगाह, वो कौन सा है, ये पूछा गया है। कोचीन है और हमारा वो नौसैनिक अड्डा भी है। कांडला है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम। तो 38 का डी ज़रा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 की आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है। देखो पिछले हम कई सेशन में हम देख चुके हैं कि क्वेश्चन बार बार पूछा गया, बार बार रिपीट हो रहा था, एग्जामों में भी काफ़ी रिपीट हो रहा था। जल्दी से बताओ कि आंसू गैस का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, जल्दी बताएं कमेंट। तो एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन, या बेंजोफिनोन, या ब्रोमो एसिटोफिनोन। तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, क्लोरो एसिटोफिनोन। 39 का 20 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार एग्जामों में आया है, बार बार प्रैक्टिस में भी रिपीट हो रहा है आपका। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, जब दूध को मथा जाता है तो किसके कारण क्रीम अलग हो जाती है। तो कौन सा बल लगता है जो दूध से क्रीम को अलग करता है। अपकेंद्रीय बल लगता है, संसेचक बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, घर्षण बल लगता है। तो जल्दी बताइए, इसे बोलते हैं हम अपकेंद्र बल। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल लगता है, जिससे क्या होता है, दूध से क्रीम अलग हो जाती है। आगे हम बात करते हैं आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि 41 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सूरत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो सूरत को, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहली कारखाना खुला था सूरत में खुला था, तो वो किसके काल में अंग्रेजों को दिया गया था। बाबर के समय में, अकबर के समय में, जहांगीर या औरंगजेब के समय में। तो 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा कि जहांगीर के समय में सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, ये ध्यान रखना। और ये आने वाले समय की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि वो अब व्यापारी नहीं, कंपनी एक सैनिक छावनी का रूप ले चुकी थी। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि जहांगीर के समय से ही, मुगल जो शासक थे उनके समय से ही, क्योंकि जहांगीर भी बड़ा यश टाइप का इंसान था, तो उसने बाकायदा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत दे दिया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की समुद्र की सतह के ऊपर किसी हिमखंड का कितना भाग दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अब इसका एक बड़ा उदाहरण भी है कि जब हम 1900 सेंचुरी की बात करते हैं, 1912 के आसपास की बात, 1912 to 14, कि टाइटैनिक नामक जहाज था, तो वो इसी गलती के कारण डूबा था कि एक उन्होंने हिमखंड देखा, तो हिमखंड में क्या था कि ऊपर बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वो पानी की सतह के नीचे बहुत बड़ा था। तो उसके बाद से ये क्वेश्चन बहुत बार इसी लिहाज से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि समुद्र की सतह के ऊपर किसी हिमखंड का कितना भाग दिखाई देता है। तो समुद्र की सतह के ऊपर मान लीजिए बर्फ़ पानी में डली हुई, तो उसका कितना भाग ऊपर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कितना, 42 का, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा, 1/5वां हिस्सा। मतलब यहाँ पर 1/5वें हिस्से की बात करें तो केवल 20% ही हिस्सा जो है हिमखंड का ऊपर दिखाई पड़ता है, बाकी 80% नीचे रहता है। यही कारण रहा है टाइटैनिक को डुबाने का, जिसको बोला गया था कि कोई भी चीज़ उसको डुबा नहीं सकती है, एक हिमखंड ने उसको पूरी तरीके से डुबा दिया। बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें, बहुत कम ही लोग सर्वाइव कर पाए थे, बच पाए थे, क्योंकि बहुत कड़ाके की ठंड थी उस रीजन में। ठीक है, तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित में से भारत के अफगान शासक कौन थे। तो निम्नलिखित में से भारत के अफगान शासक, तो भारत में किन अफगान शासकों ने शासन किया है। तो आंसर जल्दी से बताएंगे, लोदियों ने, इल्तुतमिश ने, मीर कासिम ने, शुजाउद्दौला। तो इल्तुतमिश तो नहीं था, इल्तुतमिश किसका था, गुलाम वंश का था। मीर कासिम आपका बंगाल में था, शुजाउद्दौला अवध में हुआ करता था। तो इब्राहिम लोदी जो थे ये अफगान था। तो 43 का ए राइट आंसर हो जाएगा कि इब्राहिम लोदी भारत में अफगान शासक था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है। अब इनमें से कौन सी धातु सबसे ज़्यादा भारी है, चांदी, सोना, तांबा या सीसा। तो सबसे ज़्यादा भारी कौन सा है, चांदी भारी होती है, तांबा होता है, सोना होता है या सीसा। बाई ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे भारी धातु आपकी सोना होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 44 का सी। बहुत सारे लोग तांबा में भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है बाई ऑप्शन यहाँ पर सोना ही होने वाला है। तो ऐसी चीज़ों को भी पढ़ के जाया करो, एग्जाम में पूछते हैं वो। अगले है क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो इनमें से कौन सी नदी बिहार का शोक है, दामोदर, गंडक, कोसी या सोन। तो मैं एक बार बिहार के सफ़र पे था, तो मैंने देखा कि जो कोसी नदी है उसका पुल जो है ना बहुत बड़ा है। एक तो महात्मा गांधी सेतु बना हुआ है, बहुत बड़ा पुल है। आपको देख के ही कोसी नदी की भयावता का पता लग जाएगा कि जिस समय वो उफान मारती है, जब वो भरती है, तो आसपास के इलाकों में पूरी तरीके से कई जिले के जिले डूब जाते हैं। जिस समय मैं गया था वहाँ, तो मैंने देखा तो उस समय तो कम थी, तब भी ऊपर से आप देखेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा डर सा लगता है। तो बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ा पुल है, महात्मा गांधी सेतु के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। तो कौन सी नदी है बिहार का शोक, कोसी नदी। बाकी दामोदर नदी कहाँ का शोक है, तो ये बंगाल का शोक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। क्वेश्चन आ गया, तो दामोदर नदी है। 46 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था। तो चंद्रनगर जो था आपका किस कंपनी का व्यापारिक केंद्र था, अंग्रेजों का, फ्रेंच का, डचों का या पुर्तगालियों का। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 20 राइट आंसर हो जाएगा, ये फ्रेंच का, फ्रांसीसी कंपनियों का जो व्यापारिक केंद्र था वो चंद्रनगर था। अगला क्वेश्चन नंबर 48 के मानव शरीर में तापमान
के नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो हमारी बॉडी में जो तापमान को नियंत्रित करने वाला क्षेत्र होता है वो क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, सेरिबेलम में होता है, हाइपोथैलेमस में होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा में होता है। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 48 का डी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 49 कि निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो 49 का ए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, मैडम क्यूरी ने की थी, मैरी क्यूरी ने। तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 58, कोई राष्ट्र सामान्यतः अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किस लिए करता है? मतलब अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किस लिए किया जाता है? तो अपने भुगतान अवशेष में हुए घाटे को बदलने के लिए, आईएमएफ की शर्तों की संतुष्टि के लिए, अपने भुगतान संतुलन के अधिशेष को समाप्त करने के लिए, या अपने समग्र आयात को बढ़ाने के लिए। तो किस लिए होता है? तो अपने भुगतान अवशेष में हुए घाटे को, देखो अपने भुगतान जो अवशेष होता है उसके घाटे को बदलने के लिए अब अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, ठीक है, जिससे कि हम जब मुद्रा हम डिग्रेड करेंगे तो हम बाहर बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि अपनी मुद्रा जो हमारी मुद्रा होती है उसको हम डिवैल्यूएट करते हैं, अवमूल्यन करते हैं, ठीक है। तो 50 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इन सारी चीज़ों के ऊपर अमेरिका नजर रखता है, बहुत बार भारत को भी चेतावनी दे चुका है वो। चाइना भी ऐसा करता है, भारत भी, हर एक देश करते हैं अपनी मतलब भुगतान अवशेष में हुए घाटे को बदलने के लिए। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित कौन सा भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित नहीं है? तो कौन सा अधिनियम जो था वो भारत में शिक्षा के विकास संबंधित नहीं था? 1813 का चार्टर अधिनियम, या आपका 1835 का प्रस्ताव, रेगुलेटिंग एक्ट, या वुड डिस्पैच। तो कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है? 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ना 1773 का, ये शिक्षा से संबंधित नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी वुड डिस्पैच हो गया 1835 का हो गया, और आपका 1813 का, ये तीनों के तीनों किससे हैं? शिक्षा से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देखो ये 52 सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन था कि प्रथम क्लोन जो भेड़ थी उसका नाम क्या है? इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो पहली जो क्लोन भेड़ थी इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जॉली था, मौली था, पॉली था, या डॉली था? तो सबको लगभग पढ़ा होगा जिन्होंने पता है। तो 52 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, डॉली नामक भेड़ थी पहली क्लोन। आगे क्वेश्चन नंबर 53 की द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर जाता है? तो द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर जाता है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से जाता है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर से जाता है, या हिंद महासागर से जाता है? तो जल्दी बताएंगे, द ग्रेट ओशन मार्ग ट्रेड कहाँ से जाता है? तो ये उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक महासागर से होकर जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 कि सुपर कंप्यूटर के आविष्कार के साथ निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो सुपर कंप्यूटर का आविष्कार करने में किसका भी महत्वपूर्ण योगदान है? तो हैंस लिप्रेशे का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 54 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के वायुमंडल के निम्नलिखित किस परत में मौसमी परिवर्तन होते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत अलग अलग टाइप के एग्जाम में पूछा गया है कि वायुमंडल की कौन सी परत में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, सारी घटनाएं, ओला, बारिश, बूंद, जितना भी होता है वो किस में होता है? ये होता है आपका ट्रोपोस्फियर में। किस में होता है? ट्रोपोस्फियर। यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 55 का ए इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्नलिखित कौन सा भारतीय राज्य मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो सबसे ज़्यादा मछली किस राज्य में होती है? ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपका तमिलनाडु इसमें से राइट आंसर होगा कि 56 का डी इज द राइट आंसर है कि मछली सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है वो तमिलनाडु करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 47 की पुनः वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो काफ़ी प्रमुख वाक्य है, बहुत बार एग्जाम में यहाँ ये भी डाला गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो 57 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 कि विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जल्दी से बताएंगे। पहले इसको गेट बोला जाता था, उसके बाद इसको डब्ल्यूटीओ बोला गया। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 95 में, 97 में, 96 में, 99 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे। 58 का इज द राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 1995 में इसको डब्ल्यूटीओ नाम दिया गया था। बाकी इसको पहले गेट से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जो गेट था वो बाद में चलकर 1995 में डब्ल्यूटीओ बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 के निम्नलिखित में से पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो पौधों में वृद्धि करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? क्लोरोफिल है, थायरोमाइन है, ऑक्सिन है, या एड्रेनलिन है? तो जल्दी बताएंगे। 59 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन जो है वो पादप वृद्धि हार्मोन कहलाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कि घरेलू बल्बों के तंतु में प्रयुक्त तार का क्या होता है? तो जो घर में बल्ब होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, तो उनमें क्या होता है? उच्च प्रतिरोध होता है, या उच्च गलनांक होता है? उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक होता है, निम्न प्रतिरोध होता है, उच्च गलनांक होता है, या निम्न प्रतिरोध या निम्न गलनांक? तो 60 का क्या राइट आंसर होगा? उसमें देखो प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है और उच्च ही गलनांक होता है, ठीक है। तो 60 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में डाल देते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की पुस्तक अनहैप्पी इंडिया निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो अनहैप्पी इंडिया को लिखने वाली शख्स का नाम बताइए। तो 61 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये लिखी है हमारे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी ने। तो 61 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आने वाले
सभी एग्ज़ामों के लिए। तो इनको लगातार पढ़ो, लगातार रिवीजन करो, सॉल्व करो और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इस तरीके से मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो लगातार मेहनत करो, लगातार पढ़ाई करो, क्योंकि 2023 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, इनको क्रैक करना है और अपने सपने को पूरा करना है। तो लगातार पढ़ाई करते रहना है इसलिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।